हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस एकेडमी अलवर पर आज लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल में जो आज का मॉडल है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया था, उसको डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो है ना वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और वैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो लेक्चर में, तो जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो कब प्रपोज किया था इन्होंने मॉडल? ये मॉडल उन्होंने 1913 में दिया था। बोहर्स ने अपना मॉडल 19 आफ्टर 2 ईयर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के 2 साल के बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आ गया था, ठीक है। और इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स कही थी बोहर्स ने, तो इनकी जो मेन की पॉइंट्स हैं वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनको पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है, हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट्स बोला जाता है। तो पहली पोस्टुलेट या पहला की पॉइंट क्या था? एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात तो किसने बोल दी थी? रदरफोर्ड ने। उस बात को इन्होंने प्रूफ किया। हाँ, एटम जो है उसके अंदर सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स ये बात रदरफोर्ड वाली, ये कोई नई चीज नहीं। क्लियर है? सेकंड बात जो उन्होंने बोली थी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in fixed energy level orbits. Electrons revolve around nucleus in fixed energy levels या orbits, fixed energy levels या orbits with fixed velocity इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और जिस ऑर्बिट में या जिस एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है। जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसी स्पीड से घूमता रहेगा एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। क्लियर है? और उन्होंने ये बात कही थी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी उस ऑर्बिट की होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो पहले शेल की एनर्जी से अलग एनर्जी का शेल होगा। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही वो रिवॉल्व करता है। तो जब एनर्जी फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब ही जनरेट होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। समझ में आ रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी ही फिक्स्ड हो गई तो एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो एनर्जी में लॉस नहीं होगा। मैक्सवेल की थ्योरी, इन्होंने कहा मैक्सवेल की थ्योरी को साइड में हटाओ। क्लियर है? नहीं है? फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में फिक्स्ड वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक फिक्स स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर है? चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जब इन्होंने ये पॉइंट दिया था, ध्यान देना, तो इन्होंने ऑर्बिट्स को क्या कहा था? इन्होंने ऑर्बिट्स को नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, इन्होंने ऑर्बिट्स को नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। की एनर्जी लेवल्स स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड होता है, यानी एनर्जी फिक्स होती है किसी भी ऑर्बिट की। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में आके घूमने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उसी ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल हो जाती है। क्लियर है? जैसे पहले शेल में कुछ होगी, दूसरे शेल में कुछ होगी, तीसरे शेल में कुछ होगी, चौथे शेल में कुछ होगी, इस तरीके की बात। चलो, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उन्होंने पॉइंट बताया था तीसरा, वो ये बताया था कि ये डिसाइड कैसे होता है। ये डिसाइड कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाएगा या इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा या इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जाएगा।
तो उन्होंने ये बात बताया था कि हर शेल के पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जरा ध्यान देना, उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या शेल भी बोलते हैं इनको, स्टेशनरी शेल्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स या शेल whose angular momentum equal to nh upon 2 pi और integral multiple of h upon 2 pi। मतलब क्या है इसका? अभी ये आपको धीमे धीमे समझ में आएगी कहानी। ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है सर, ये नई चीज़ आ गई, क्लियर है। और ये क्या चीज़ है, NH अपॉन 2 पाई में n क्या है, h या पाई तो आप जानते ही हो, दो कॉन्स्टेंट है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई हो या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, जैसे h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 4h अपॉन 2 पाई हो सकता है। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है हमारा, n यहाँ पर क्या है जरा मैं समझा दूँ, n है ये इंटीजर समझ रहे हो ना, 1 2 3 इस तरीके की वैल्यूज। ये न्यूक्लियस है, ये है पहला शेल। तो पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH अपॉन 2 पाई होगा। तो यहाँ n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, पहले शेल में n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तो जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो h अपॉन 2 पाई बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें क्या लेंगे अपन, n की वैल्यू 2 लेंगे सेकेंड शेल के लिए, दूसरे शेल, और वहाँ एंगुलर मोमेंटम बनेगा हमारा 2h अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 2 रख देंगे। तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ एंगुलर मोमेंटम बनेगा 3h अपॉन 2 पाई। चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ एंगुलर मोमेंटम बनेगा 4h अपॉन 2 पाई। यानी एंगुलर मोमेंटम या तो h अपॉन 2 पाई होता है पहले शेल में, या फिर इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई, 5h अपॉन 2। ऐसे नहीं हो सकता कि 3/2h अपॉन 2 पाई, यही 1.5h अपॉन 2 पाई नहीं हो सकता। ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, n की वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1.5 2.5 पौने 3 इस तरीके की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल नहीं। मतलब ऐसा कोई एनर्जी लेवल नहीं है जिसका एंगुलर मोमेंटम 1.5h अपॉन 2 पाई हो। यानी एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, फिक्स्ड अमाउंट है, h अपॉन 2 पाई फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड कैसे है, क्योंकि पाई कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट होता है। मैं बताता हूँ h क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है, तो ये जो आएगी कैलकुलेशन के बाद h अपॉन 2 पाई की वैल्यू फिक्स्ड ही आएगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाता है तो वो इस पहले शेल में घूमने लग जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाता है तो दूसरे शेल में घूमने लग जाता है। मतलब दूसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पहले से डबल हो जाता है। देखो h अपॉन 2 पाई तो कॉमन ही डबल हो गया। तीसरे शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पहले वाले से ट्रिपल हो जाता है, चौथे वाले में 4 गुना हो जाता है। इस तरह से चलता है, बीच वाली वैल्यूज नहीं होती। ऐसा कोई शेल नहीं होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम 1.5h अपॉन 2 पाई हो, 3.5h अपॉन 2 पाई हो, इंटीजर मल्टीपल होता है। ऐसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को घूमना क्या है। अरे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h अपॉन 2 पाई है तो पहले शेल में घूमना है उसको, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 4h अपॉन 2 पाई है तो उसको चौथे शेल में घूमना है। IIT JEE नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कह देगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, 4h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन पाई। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन सी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो जहां इंटीजर वैल्यू नहीं हो वो पॉसिबल नहीं, ठीक। अच्छा, अब ये बताते हैं आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। भाई इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इन वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, क्लियर है नहीं। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो, या तो 2h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो, यानी इसको अपन h अपॉन पाई बोल सकते हैं,
या फिर 3h/2π के इक्वल हो, या फिर 4h/2π के इक्वल। इस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 3.5h/2π हो गया, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं। फ्रैक्शनल हो गया ना, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी, n की वैल्यू इंटीजर होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। क्लियर है? तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो वो पहले शेल में घूमने लगेगा। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज बढ़ रहा है ना, बढ़ करके अगर इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो दूसरे शेल में घूमने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ घूमना है ये एंगुलर मोमेंटम से अपन चेक कर सकते हैं। क्लियर है नहीं? और इस तीसरे पॉइंट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट जो होता है ये क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाता है। बोहर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। सर ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? धीमे धीमे पता लगेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। हे रिपीट, आई अगेन रिपीट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम इतना ही है, दूसरे का इतना ही है, तीसरे का इतना ही, फिक्स्ड है, सारे चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं दिस कंडीशन कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? बोहर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला जाता है। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है। मैं आपको, मोमेंटम तो सब जानती है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें मोमेंटम डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं mv या p क्रॉस। p क्रॉस क्या होता है? मोमेंटम। ये क्रॉस क्या चीज़ है? ये वेक्टर होता है। आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन लेते हैं तो वेक्टर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मोमेंटम है, और ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये p वेक्टर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के वेक्टर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है मास। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पर वेक्टर लेते हैं। कुल मिला के अभी सिर्फ इतना समझो कि इनकी डायरेक्शंस होती हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और मोमेंटम की होती है। तो यहाँ भी वेक्टर लग गया है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन होती है वहाँ मोमेंटम ये लगा देते हैं एरो। ठीक है, और इसको फिजिक्स में आप अच्छे से क्लियर कर लेना है ना। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है। यानी m मास का कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसमें मोमेंटम बनेगा। अच्छा, कहाँ घूम रहा है? r रेडियस की ऑर्बिट में। तो r का भी क्या होता है? r का भी वेक्टर लेते हैं, पोजीशन का, इसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेडियस। ठीक है, क्लियर है नहीं? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जरा समझ लो। एंगुलर मोमेंटम होता है भैया बहुत ही इजी, एंगुलर मोमेंटम होता है p क्रॉस r क्रॉस। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस लगाते हैं p और r के बीच में क्रॉस लगा। ठीक है, p और r को क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम p क्रॉस r क्रॉस होता है। मतलब मोमेंटम को अगर मोमेंट कर दें, ये मोमेंटम है और ये रेडियस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस से, तो एंगुलर मोमेंटम बनता है। क्लियर है? और अपन इसको क्या लिख सकते हैं? p वेक्टर को m v वेक्टर। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं इसको m v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में आप सीखोगे जब भी क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लग जाता है। तो जब हम इसको क्रॉस हटाएंगे, ये L चल रहा है हमारा, एंगुलर मोमेंटम L चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। जब भी क्रॉस हटाएंगे ये बीच का क्रॉस, तो साइन थीटा लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं m v r साइन थीटा, m v r साइन थीटा। क्लियर है? तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये कहीं भी लग सकता है। मतलब अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से, ध्यान देना, अगर कोई m मास का पार्टिकल, बहुत आराम से तसल्ली से समझो, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस वाले सर्कल में, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम m v r साइन थीटा होगा। ये एंगल किस किस के बीच में है ये जरा समझो। ये एक्चुअली में r और v के बीच का एंगल है। देखो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे बनता है। देखो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, रेडियस r है, रेडियस r है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ रेडियस r है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर बनेगा, फिर घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ बनेगा और रेडियस r है। तो आप कहीं पर भी देख लो, इलेक्ट्रॉन को किसी भी पॉइंट पर देख लो, इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस r है और वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, और इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री आ रही है। देखो 90 90 90 हर केस में 90 डिग्री आ रही है, नहीं आ रही, बोलो, क्लियर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी आपको, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मान लो कोई पत्थर घूम रहा है सर्कल में, उसकी एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कल में घूम रहा है, फिक्स्ड एंगल पर घूम रहा है, वेलोसिटी और r के बीच में एंगल फिक्स है, थीटा 90 डिग्री। साइन 90 जानते हैं 1 होता है, तो L की वैल्यू आएगी mvr। ये है फॉर्मूला, किताबों में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने आपको डेप्थ से में समझाया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ है। अगर किसी बच्चे को क्रॉस आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझ में आ गया होगा, फिजिक्स में भी सिखा रहे होंगे, आप स्टार्ट ही कर रहे हो 11th क्लास, नहीं आता तो बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे डिराइव किया, बस आपको आना चाहिए mvr, कहानी हो गई खत्म। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू mvr, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। जरा समझो, m मास का इलेक्ट्रॉन, मैं फिर बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चल रहा है, m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चल रहा है r रेडियस वाले सर्कल में। फिर से सुन लो, m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चल रहा है r रेडियस वाले सर्कल में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोलो, mvr, क्लियर है। और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये किस किस वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, या तो h/2π के, या 2h/2π के, या 3h/2π के, या 4h/2π के। मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ रखा है m, उसकी वेलोसिटी रखी v और उसकी रेडियस रखी r, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो सपोज करो 4h/2π से मैच कर रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में रिवॉल्व करेगा। अगर वो फर्स्ट शेल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यानी h/2π के इक्वल आ रहा है mvr की वैल्यू, तो इसकी फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का mvr वो इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, यही तो है, ये तो क्वांटाइजेशन कंडीशन है बोर की। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स या शेल हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम mvr ये रहा, वो nh/2π के इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये है आपकी बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको नोट कर लीजिए और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, mvr इक्वल टू nh/2π। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। मैं इस इक्वेशन को यहाँ, आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे काम आएगी, कैलकुलेशंस करेंगे अपन कुछ उसमें, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। चलो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉइंट नंबर 3 था, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं पॉइंट 3 को, याद रखना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम वैल्यू इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब या तो h/2π होगी, या 2h/2π होगी, या 3h/2π होगी, या 4h/, इस तरह से होगी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, mvr। एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का mvr। चलो बहुत बढ़िया ना। अब इसके बाद अपन उस पॉइंट की बात करने वाले हैं जिस पॉइंट को रदरफोर्ड ने भी इंडिकेट किया था, और उन्होंने बताया था कि मैंने बताया था ना, रदरफोर्ड ने बहुत अलग ही बात बताई थी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेज में नहीं घूम रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात बताई थी वो जरा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जो अभी आई है हमारे पास, mvr इक्वल टू nh/2π, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ये बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है nh/2π की। चलो अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, while revolving the electrostatic attraction force between nucleus
पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज provides centripetal force Fc। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है Fe। ये पॉइंट याद है आपको, घुमाने वाली फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलती है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये देखो, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ एक अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इससे इलेक्ट्रॉन घूमने वाली फोर्स लेता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जब लगती है इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो इसको एक फोर्स मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऐसे कह दो, इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन फोर्स को घुमाने वाली फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये फोर्स ही इसको प्रोवाइड कराती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी पार्टिकल को आर रेडियस के सर्कल में गोल गोल घुमाती है सेंटर के चारों तरफ। आर रेडियस के सर्कल में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस यानी सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घुमाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो न्यूक्लियस लगा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी की ऐसी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देता है किसको? अर्थ को। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूमता है। पत्थर जिसको हमने हाथ में रस्सी में से बांध के चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो हमारा हाथ उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, हाथ का अट्रैक्शन देता है उस पत्थर को गोल गोल घुमाने के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होती है, कुल मिला के पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बदल जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स में और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गोल 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 घूमता रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कूलम्ब लॉ से आती है। ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप फिजिक्स में। इसकी वैल्यू याद रखना 1/4πε0। क्या है ये? एप्सिलॉन नॉट है, ये कांस्टेंट है। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ Q1 और Q2 को समझना बहुत जरूरी है। Q1 और Q2 को समझना, ठीक है। Q1 क्या चीज है? Q1 है इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको अपन E मान लेते हैं। और ये Q2 क्या है जरा समझो भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E मान लिए। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रही है। क्लियर है? तो Q2 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको अपन क्या मानते हैं? इसको मानते हैं अपन ZE। अब ये कैसे मान लिया जरा समझो। ZE कहाँ से आया देखो जरा चेक करो। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सपोज करो बड़ा सारा ना, इसके अंदर चार्ज कैसे आता है न्यूक्लियस में? एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है नहीं? और एक प्रोटॉन के चार्ज को E बोला जाता है। देखो, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर E। दोनों का चार्ज सेम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस फर्क होता है साइन में। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में माइनस लेते हैं और प्रोटॉन के चार्ज में प्लस लेते हैं। तो यहाँ भी फिलहाल अपन को साइन नहीं रखने हैं, फोर्स में विदाउट साइन ही रखने हैं, तो वैल्यू सेम है E। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो गया, Q1 की वैल्यू E होगी। और Q2 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। क्लियर है? अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। एक प्रोटॉन पर चार्ज E है, एक प्रोटॉन पर चार्ज E है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर होता है भाई, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं जितने भी, वो कितने होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। ध्यान है ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक, मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे। तो जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अपन Z। अब एक प्रोटॉन पर चार्ज E है, न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ बोलो? टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस, खुद से सोचो, टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस कितना हुआ?
ZQ2 हो जाए, और ये क्या हो गया, एक प्रोटॉन पर चार्ज E, और Z प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होगा, Z इंटू E। तो ये ZE क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। क्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज हो गया। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, एक प्रोटॉन पर चार्ज E है, और टोटल प्रोटॉन कितने हैं, Z है। तो टोटल चार्ज कितना बना न्यूक्लियस का, ZE, यानी Q2 की वैल्यू क्या होगी, ZE। क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का, ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स F = 1/4πε0। Q1 क्या है, यहाँ पर E है, Q2 क्या है, यहाँ पर ZE है, अपॉन R²। तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स = 1/4πε0 ZE² अपॉन R²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बात किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स फिजिक्स से डिराइव्ड है, ये अपन को सीधा याद रखना है mv² अपॉन r। भाई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस की सर्कल में, ध्यान से सुनो। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स m मास का पार्टिकल हो, v वेलोसिटी से घूम रहा हो, और r रेडियस वाले सर्किल में घूम रहा हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। मतलब अगर मास ज्यादा हुआ किसी पार्टिकल का, हैवी पार्टिकल है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी ज्यादा लगेगा। लेकिन सेंटर से दूर हो गया, रेडियस ज्यादा हो गई उसकी, सेंटर से वो ज्यादा दूर हो गया, तो ये फोर्स कम मिलेगा उसको। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, जरा समझो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, तीसरे शेल में घूमता है इलेक्ट्रॉन और पहले शेल में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन भी m मास का है, ये इलेक्ट्रॉन भी m मास का है, कांस्टेंट। वेलोसिटी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन की, ये चेंज हो जाएगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, और रेडियस के हिसाब से, चलो वेलोसिटी भी 1 मिनट के लिए कांस्टेंट कर देते हो, तो क्यों रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूर है, इलेक्ट्रॉन दूर है, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कम मिलेगा, तो ये इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला बनाया है mv² अपॉन r। क्लियर है। तो हम फाइनल एक इक्वेशन बना सकते हैं, Fe = Fc है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/4πε0 ZE² अपॉन r²। ये कौन सा फोर्स है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सर ये कहाँ से आई है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से आई है, कूलम्ब लॉ से आई है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ε0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, फिलहाल के लिए सोचो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये फोर्स जो होगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी इलेक्ट्रॉन को, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगी, mv² अपॉन r के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 2, 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 ये है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोहर्स ने ये बोला, जरा ध्यान दो, बोहर्स ने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो जब किसी शेल में घूम रहा होता है, जरा एक चीज ध्यान से समझना मेरी, इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में घूम रहा होता है तो घूमते वक्त वो ना तो एनर्जी को लूज कर सकता है और ना ही वो एनर्जी को गेन कर सकता है। जरा समझना, इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ना तो एनर्जी रिलीज कर सकता है जब वो घूम रहा है, जब ना तो वो एनर्जी रिलीज कर सकता है और ना ही वो एनर्जी लूज कर सकता है। अगर वो ये काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो फिर वो घूमेगा नहीं, फिर उसे शेल बदलना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल को छोड़ के दूसरे शेल में चला जाएगा। ये अप एनर्जी का शेल भी हो सकता है, डाउन का भी हो सकता है। अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो ऊपर चला जाएगा जंप करके, और रिलीज कर दी तो नीचे आ जाएगा। लेकिन हर तरीके की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं कर सकता। फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और रिलीज कर सकता है। मेरी ये बात ध्यान रखना, फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और रिलीज कर सकता है। घूमते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं करता।
ऐसा नहीं है कि घूमता भी जा रहा है, एनर्जी रिलीज भी करता जा रहा है, घूमते घूमते रिलीज कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो जा रहा। वो रिलीज भी कर रहा है तो फिर घूमना बंद कर देगा और दूसरे शेल में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट है। और 5th के बाद 6th पॉइंट हो रहेगा। जब आपको 6 पॉइंट समझ में आ जाएगा तो सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या है? व्हाइल रिवॉल्विंग, व्हाइल रिवॉल्विंग मतलब जब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर है? मतलब एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड एनर्जी के होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी। ऐसा थोड़ी है ये एनर्जी लेवल है, सपोज करो न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी एनर्जी 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 5 से 10, 10 से 12, या इधर आएगा तो 12 से 10 कम करनी पड़ेगी लगातार, तभी घूम सकता है। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल 10 का है तो फिर 10 का ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें घूमता रहेगा इसकी एनर्जी 10 ही रहेगी, ठीक है। अगर मान लो इस एनर्जी की बात करें हम, तो यहाँ एनर्जी 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, समझो। अब जरा समझो, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी 5 ही रहेगी। घूमते वक्त ये अपनी एनर्जी 6 नहीं कर सकता, अपनी एनर्जी 4 नहीं कर सकता, ये लिखा है मैंने। भाई एब्जॉर्ब करके 6 कर लेगा और रिलीज करके 4, तो ऐसा नहीं होगा, 5 ही रहेगी जब तक इसमें रहेगा ये। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी 10 रहेगी फिक्स्ड, तीसरे में घूम रहा है तो 15 रहेगी, बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि साहब 11 वाला एनर्जी लेवल भी हो, 12 वाला भी हो, या 13 वाला भी हो, ये एनर्जी लेवल गायब रहते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती है एनर्जी कभी भी, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी बीच बीच में अवेलेबल रहती है। क्लियर है नहीं? ऐसा ही एंगुलर मोमेंटम में भी था। हर एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक क्लास है, उस क्लास में मैंने सपोज करो कुछ बेंच लगा रखी है, पहले 2 बेंच लगा रखी है, उसके बाद 1 मीटर या 2 मीटर के बाद अगली 2 बेंच लगा रखी है, फिर 4 मीटर के बाद अगली 2 बेंच लगा रखी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 बच्चों को उठा करके शुरू की 2 बेंचों पे बैठा देता हूँ। क्लियर? और मैं कहता हूँ इनके 80 नंबर है, 80 मार्क्स वाले बच्चों को मैंने शुरू की 2 बेंच पे बैठा दिया। जिन बच्चों के मार्क्स 70 है उनको मैंने नेक्स्ट 2 बेंच पे बैठा दिया, जिनके मार्क्स 60 है तो उनको मैंने नेक्स्ट 2 बेंच पे बैठा दिया। क्लियर है? अब जरा समझ लो, अगर 60 मार्क्स वाले बच्चों को आगे वाली बेंच पे आना है तो उनको 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर 70 वाले बच्चों को आगे आना है तो उनको भी 80 लाने पड़ेंगे। क्लियर है नहीं? ऐसे नहीं कि 70 मार्क्स वाला बच्चा 75 मार्क्स ले आया, ठीक है, तो उसको मैं आगे बैठा दूंगा, उसके लिए कोई बेंच ही नहीं बनी। बस पहले 80 वाले बच्चों की बेंच है, फिर 70 वालों की है, फिर 60 वालों की, बीच में कोई 75 वाला चक्कर नहीं है, 76 वाली बेंच नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन हर तरीके की एनर्जी लेवल में नहीं रहता, फिक्स्ड पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में रहता है। अब आपको मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर है या नहीं? तो इन्होंने इन्हीं एनर्जी लेवल्स को बोला था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। मैंने शुरुआत में बताया था आपको, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। चलो, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब जिन्होंने बताया कि अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, k शेल पहला शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल होगा, मतलब दूसरा शेल। अगर n की वैल्यू 3 है तो m शेल होगा, मतलब तीसरा शेल। अगर n की वैल्यू 4 है तो ऐसे शेल होते जाएंगे, ठीक है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी पहले शेल की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अगर दूसरे में रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरे के बराबर हो जाए। मान लो इसकी एनर्जी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 ऐसे, तो बीच में कोई 11 एनर्जी का कोई लेवल नहीं होगा, 12 का कोई नहीं होगा, 13 का कोई नहीं होगा, सॉरी 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, या 11 12 इनके नहीं होंगे। 5 के बाद सीधा 10 का होगा। अब मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन 5 वाले में घूम रहा है और उसको आपने 5 और दे दी तो वो फिर जंप होके इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 4 ही दी तो वो कैसे जंप होके इसमें आएगा बताओ? ऐसे थोड़ी 5 और 4 9 होकर के इसमें आ जाएगा, 10 के बराबर ही इसकी एनर्जी होगी तभी दूसरे में आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ना तो एनर्जी वो रिलीज करता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो उसी लेवल में लगातार घूमता रहता है। वो अपने एनर्जी लेवल को छोड़ जरूर देगा,
क्लियर, बट घूमते वक्त एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बोर्स ने की यही कमी थी। बोर्स ने क्या कहा था कि हर एनर्जी, सॉरी रदरफोर्ड की कमी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि हर टाइप की एनर्जी पॉसिबल है, यानी कि उस क्लास में बेंच नहीं लगी हुई। रदरफोर्ड क्या करे, उस क्लास में पूरी की पूरी दरी पट्टी बिछी हुई है, एक मैट बिछी हुई है, वहां पर बच्चे कैसे भी बैठ जाओ, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, पूरी में आज़ादी है, कहीं भी बैठ जाओ। यहाँ आज़ाद नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट नहीं है कि कहीं भी किसी भी तरीके की एनर्जी को ले लेगा, किसी भी तरीके की एनर्जी को रिलीज कर देगा और कहीं भी इधर उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मतलब बंध के रहना पड़ेगा। इस एनर्जी लेवल में है तो इसी में रहना है, उसके बाद दूसरे में जाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए तभी जा सकता है। तो ये मैं समझ रहा हूँ आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब अपन बात करते हैं 6 पॉइंट की। अब 6 पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना हो नीचे से ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सर आप अपनी बातों से पलट जाओ, तो बात से नहीं पलट रहा मैं। जब घूम रहा है तब एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर घूमना बंद कर देगा, वो दूसरे शेल में चला जाएगा और वो तभी दूसरे में जाएगा जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी दूसरे के लिए चाहिए। बीच वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले वाले शेल को 3 दी 8 हो गई, वो दूसरे में चला जाएगा, नहीं। 8 वाला कोई लेवल ही नहीं है, लेवल ही 10 वाला है अगला, तो 5 ही देनी पड़ेगी। फिर 5 दोगे तो 15। अगर इसको आपने 10 दे दी तो फिर 15 वाले में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आपने दी 11 तो फिर 11 वाला 5 में 11 जोड़ो 16 वाला कोई एनर्जी लेवल ही नहीं, तो नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो फिर ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज को रिलीज करेगा। हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हर तरीके की एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो छठा पॉइंट अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। छठा पॉइंट पढ़ने से पहले हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस वगैरह वगैरह। जल्दी से इन कैलकुलेशंस को कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। चलो, अब हम कुछ कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। इसके लिए आपको ये जो 2 इक्वेशंस हैं बहुत काम आएगी। देखो मैं इक्वेशन लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। पहली इक्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन R। देखो इन दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एक चीज जरूर है अलग, h क्या चीज है सर? n भी पता लग गया आपको, नंबर ऑफ शेल है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। h क्या चीज है? h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना लाइट की, वो होती है h न्यू। तो न्यू लाइट की फ्रिक्वेंसी है और ये एनर्जी है, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये इक्वेशन है एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। बट ये प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, ठीक है। इसकी भी आप धीमे धीमे आएगा, आप बहुत सारी चीज़ें आप नई चीज़ सीखोगे इस चैप्टर में। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। बस ऐसे याद रखने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अब अपन कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कैलकुलेशंस करनी है आज अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी, सॉरी रेडियस ऑफ nth शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन nth शेल में बैठा है तो उसकी रेडियस क्या होगी? जैसे पहले शेल की क्या होगी, दूसरे शेल की। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो पहले शेल की रेडियस क्या होगी, दूसरे शेल में है तो दूसरे शेल की रेडियस क्या होगी। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है पहले वो पता करेंगे, फिर उसकी रेडियस क्या होगी। तो हमने लिख दिया nth शेल की रेडियस कैसे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से ही स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी, हमारी बात, ठीक है। और रेडियस को निकालने की ट्राई करते हैं। क्लियर है? तो हम इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं nh अपॉन 2π इक्वल टू mvr। और इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। अब देखो एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, आपको v हटाना है यहाँ से। तो v हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 है ना, ये 2 है, इक्वेशन 1 का पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, और ये v स्क्वायर है, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। मतलब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो v हट जाएगा स्क्वायर होकर के, और हमारी रेडियस निकल जाएगी आराम। ये हिंट है, आपको ध्यान आ जाएगा इस v स्क्वायर को देख के कि यहाँ पर v स्क्वायर बना के इसको डिवाइड करना जिससे हट जाए। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, पूरे का लेना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर बना देते हैं। तो इक्वेशन 1
स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा भैया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन वन हो गई हमारी, वापस से लिख दिया मैंने स्क्वायर करके। अब इसमें अपन इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं। नाउ इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, वन से टू को डिवाइड कर देते हैं, बहुत ईजी है। देखो इसको डिवाइड करो तो कैसे करेंगे, इसका LHS लिख लिया, इक्वेशन वन का LHS लिख लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन वन का LHS लिख लिया, अब इक्वेशन टू का LHS लिख लो और उसको डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन टू के LHS को डिवाइड कैसे करेंगे, चाहे डिवाइड कर दो चाहे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, इस इक्वेशन के LHS को उल्टा कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे जेड ई स्क्वायर कर दिया। अगर हम इसको एज इट इज रखते तो डिवाइड करते, अब इसको उल्टा कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट वही रहेगा, इक्वल टू, ठीक है। ये तो LHS की कहानी। अब RHS राइट हैंड साइड, इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर दो इक्वेशन टू के राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करो, उल्टा करके डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर सीधा भी रख सकते हो, एम वी स्क्वायर इंटू आर ऊपर चला जाए, ठीक है। अब जरा देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और एम से एम कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और देखो 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 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, पाई बच गया, ठीक है। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या ये जेड है, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, जेड ई स्क्वायर, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा शायद। और देखते हैं लिखते हैं क्या बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचा हुआ है देखो, अपॉन अपॉन लिख दिया, पाई बच गया नीचे, और यहाँ क्या बच गया देखो जेड ई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा हुआ है आर, बाकी सब कैंसिल है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एम और बचा हुआ है पर एम, तो ये हो गया एम इंटू आर, एम आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जरा रेडियस निकाल लो, रेडियस बच गया, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर, यही आएगा। अब जरा कांस्टेंट सेपरेट कर लो, जो चीज़ें कांस्टेंट है जरा चेक करो कौन कौन सी चीज़, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, कांस्टेंट है, फिजिक्स में पढ़ते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, यानी इन सबको एक तरफ ले लो। क्या क्या एक तरफ ले लेंगे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है नहीं। और अब क्या बचा, ऊपर एन स्क्वायर बचा और नीचे जेड बचा। तो ये है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, ये nth शेल की रेडियस है, RL लिख देता हूँ मैं इसको। अब जरा बताओ मुझे एक चीज़, ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट्स, तो हमें क्या मिलता है जरा चेक करो, आर एन इक्वल टू मिलता है हमें 0.529, या इसको अपन लिख देते हैं 0.53 सीधा, इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और रेडियस है तो मीटर में आंसर आता है इसका, ये आंसर मीटर में आता है एक्चुअली में, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब कुछ याद आ रहा है, 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, आ रहा है याद। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ nth शेल इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, nth शेल की रेडियस का फॉर्मूला है ये तो कांस्टेंट वैल्यू से आया है, मतलब nth शेल की रेडियस किस पर डिपेंड करती है, n पर और z पर डिपेंड करती है, यही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये दोनों चीजें चेंज हो सकती है ना। nth क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट थोड़ी हुआ, ये तो वेरिएबल हुआ।
और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन का एक है, हीलियम का 2 है, तो ये भी बदल जाए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बदलेंगी कभी भी, ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज रख के ये आ गया 10⁻⁻10 मीटर है, तो इसको एंगस्ट्रॉम लिख दिया, और ये n²/z हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस को। किसी एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस nth शेल में ऐसे निकलती है। अब आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जैसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है, nth शेल की रेडियस है 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों शेल की देखते हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। n की वैल्यू 1, देखो हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं ये फॉर्मूला ना। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 है तो रेडियस r1 आएगी, n की वैल्यू 2 है, रेडियस r2 आएगी, तो r1 क्या आएगी 0.53 इंटू 1/1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। दूसरे शेल में क्या आएगी 0.53 इंटू 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4/1 रहेगा। तीसरे शेल में आएगी r3 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा /1, इस तरह से आएगी। चौथे में क्या होगी, चौथे शेल की रेडियस क्या होगी r4 = 0.53 इंटू 16/1। तो अलग अलग शेल की अलग अलग आ रही है। पहले शेल की रेडियस दूसरे शेल से 4 गुना कम है, दूसरे की 4 गुना ज़्यादा है। तीसरे शेल की रेडियस पहले से 9 गुना ज़्यादा है, चौथे शेल की 16 गुना ज़्यादा है। क्लियर है? नहीं, रेडियस का रेशो भी निकलवा सकता है आपसे अलग अलग शेल के लिए। तो ये आ गई हमारे पास। अब एक हम फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं, इसको देख जरा चेक करो। किसी भी रेडियस को देखो, इसमें 0.53 आ रहा है। पहले शेल की रेडियस क्या है 0.53 इंटू 1/1, तो हम क्या लिख सकते हैं Rn, यानी nth शेल की रेडियस जो होती है हाइड्रोजन के लिए, इट इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। nth शेल की रेडियस होती है r1 इंटू n², होती है कि नहीं बोलो, r1 इंटू n²। देख लो r1 की वैल्यू क्या है 0.53 है, तो ये तो हर जगह आ रहा है, r1 तो हर जगह, इंटू n² क्या है, n² जो भी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर दूसरे शेल में, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओनली फॉर हाइड्रोजन, ओनली फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 होती है वहाँ पर हाइड्रोजन के लिए। अगर लिथियम के लिए निकलवा ली तो फिर यहाँ पर जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर ऐसे नहीं लिख पाएंगे अपन, फिर अपन को n²/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो चलो नोट कर लो। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। कल अपन बाकी की कैलकुलेशंस करेंगे, वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे कि nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब एनर्जी में पहले काइनेटिक एनर्जी करेंगे कैलकुलेट, फिर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, फिर टोटल एनर्जी करेंगे। उसके बाद लास्ट पोस्टुलेट बच रही थी 6, उसको देखेंगे। फिर ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होगा, फिर इसकी ड्रॉबैक्स और फेलियर देखेंगे, ये फेल क्यों हुआ था, फिर बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की। क्लियर है? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।